राइट। अच्छा मुमताज साहब, जिस तरह हम रजीम चेंज की बात कर रहे थे, आप उस पर भी अपना तजिया दे रहे थे, अगर हम ये सपोज कर लेते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में रजीम चेंज हो जाता है, तो पाकिस्तान के लिए कितना इम्पैक्ट होगा रजीम चेंज का, किस हद तक खतरनाक होगा? देखिए, मैं ये रजीम चेंज के मामले को थोड़ा क्रिटिकली एक्सप्लेन करने की मुझे अगर आप इजाजत दीजिए। जी प्लीज, जी प्लीज। रजीम चेंज जो मैंने पहले भी गुजारिश की कि ईरान का जो सियासी निज़ाम है वो किसी एक शख्स पे या एक खानदान पर मुश्तमिल नहीं है। ये बात समझना जरूरी है कि जनाब, अगर मैं कह देता हूँ कि उनके जो रहबर हैं वो अगर ना रहें तो क्या रजीम चेंज हो गई? देखें, फर्क तो चेंज हो गया, लेकिन उनका जो निज़ाम है उसमें ऐन मुमकिन है कि उनसे ज्यादा सख्त सोच और सख्त पॉलिसी पर अमल करने वाला शख्स जो है वो उसी निज़ाम के तहत सामने आ जाए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में इनकलाब जो है उसकी तादाद जो है वो लाखों में है और एक बड़ी जामिया उनका सियासी, माशी, इंटेलिजेंस और दिफाई निज़ाम पे कंट्रोल है। तो वो ऐसा नहीं है कि आप तो सिर्फ उनके टॉप के 50 कमांडर्स को अगर दुनिया से रवाना कर दें तो उसके बाद रजीम चेंज हो जाएगी। और तो बात दरअसल ये है कि अमेरिका को और उनकी इंटेलिजेंस और एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि डेफिनेटली वो मौजूदा सियासी क़यादत, मौजूदा फौजी क़यादत जो है उसके खिलाफ इस वक्त हमले कर रहे हैं। और ईरान के को भी इसका पता था। ईरान के लिए कोई ये हैरानकुन बात नहीं है, उनको बखूबी पता था कि ये हमला होने वाला है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी भी जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं वो उनकी जो रहबर हैं अयतुल्लाह खामेनी, वो उनको किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है ताकि उनकी जान को बचाया जा सके। और आपको याद होगा पिछले साल भी किस तरह मुसाद ने बहुत कामयाबी के साथ ईरान के पासदाराना इनकलाब, उनके इंटेलिजेंस और फौज की क़यादत को शहीद करने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था। तो यकीनी तौर पे ईरान ने इस दफा इन तजुर्बात से सीखा होगा और उनको ऐसी जगह पे मुंतकिल किया गया होगा कि वो फजाई बमबारी से महफूज रहें। लेकिन अगर उनमें कुछ अहम लोगों को शहीद कर भी दिया जाता है तो मैं नहीं समझता कि इसका मतलब ये है कि फौजी तौर पर रजीम चेंज हो जाएगी। और इसका आखिरी वजह यह है कि मैंने जिस तरह बताया कि रजीम चेंज का ऑपरेशन खाली फौजी हमले से नहीं होता। अमेरिका की जो हिकमत अमली है वो सिफारती दबाव डालने के साथ साथ बहुत शदीद माशी दबाव डालना सबसे इम्पोर्टेंट अमरीकी हिकमत अमली का हिस्सा है। कि आप देखें कि अगर $1 जो है वो 15 लाख ईरानी रियाल के मुताबिक के बराबर है, चंद हजार रियाल की एक रोटी है, तो इतनी ज्यादा शदीद महंगाई और गुर्बत और अफलास के बावजूद अगर ईरानी अवाम मौजूदा सियासी क़यादत के खिलाफ खड़ी नहीं होती तो ये भी अमेरिका के लिए एक लम्हे फिक्रिया है। और इस वजह से और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के अंदर कोई ऐसी मुतबादिल सियासी जमात, क़यादत और सोच जो बहुत मकबूल हो और मुकम्मल तौर पे उसका नज़म, उसका नजरिया और तैयारी हो कि जनाब ये लोग जाएंगे और उसके बाद ये पार्टी या ये शख्स इख्तियार संभाल लेगा, तो ऐसा भी नहीं है। तो इन तमाम जमीनी हक़ाइक़ को संजीदा और जामिया अंदाज में देखने के बाद ये यूँ लगता है कि इस रजीम को 3 एतबार से अमेरिका शदीद नुकसान तो पहुंचाना चाहता है। जाहिर बात है अगर बड़ा हमला होता है तो सियासी तौर पे भी उनकी क़यादत को धचका पहुंचेगा, उनको दिफाई तौर पे भी उनकी फौजें कमजोर होंगी, उनको माशी तौर पे भी मसाइल में इजाफा होगा। जी ठीक है, आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे सुल्तान भी हमारे साथ मौजूद है। हमारी आप कैसे देखती है चाइना और रशिया का क्या रोल है? देखिए, बहुत अहम रोल है इनका, क्योंकि असल फैसला तब होगा कि जैसे बहरा अरब में जो जंग चली है इसका क्या होगा। अभी यूएई के ऊपर भी अटैक हो गया है तो जाहिर है सिचुएशन इतनी आराम से नहीं जाएगी जितना कि अमेरिका समझ रहा है। और अगर वो अपनी कार्ड्स प्ले करेंगे तो ईरान भी अपने कार्ड्स प्ले करेगा। और इस वक्त जो असल फैसला करना है वो गल्फ की कंट्रीज ने करना है और साथ ही साथ चाइना और रशिया ने करना है, क्योंकि अगर तो वो बिल्कुल साइलेंट रहते हैं फिर तो ईरान के लिए मुश्किल होंगी चीज़ें। लेकिन अगर वो थोड़ी सी भी सपोर्ट देते हैं ईरान को तो ये एक स्टेलमेट बन सकती है और इतना आसान नहीं होगा अमेरिका, इजराइल, हिंदुस्तान और यूएई को कि वो ईरान को काउ डाउन कर सकें।
राइट मारिया साहब, आप यकीनन ये 2-3 ऑप्शन थे ईरान के पास। एक तो डायरेक्ट स्ट्राइक्स, जो कि उनके कैरियर मौजूद हैं ईरान के करीब, उन पे करना, या फिर जो अड्डे मौजूद हैं फौजी अड्डे अमेरिका पे के उन पे स्ट्राइक्स करना, जिसकी तवक्को की जा रही थी शायद इतनी जल्दी ये स्टेज ना आए, लेकिन फौरी तौर पर उनको निशाना बना देना। जो स्टेट्स हैं, अरब स्टेट्स हैं, उनका क्या रद्द-ए-अमल आएगा इसके बाद? देखिए, वो तो भी पहले कह चुके हैं कि वो ईरान के साथ होंगे इस सिचुएशन के अंदर, लेकिन असल मसला जो है इस वक्त ईरान का साथ खड़ा होना नहीं है या इन ममालिक का नहीं। असल मसला ये है कि जो यूएई इनका फाइनेंशियल हब है, अगर अटैक जो किया है अभी ईरान ने यूएई के ऊपर, तो जाहिर सी बात है फैसला जो गल्फ कंट्रीज हैं वो पहले कर चुके हैं और उनका फैसला यही है कि वो ईरान के साथ खड़े होंगे। मिलिट्री बेसिस के अंदर असल इशू ये है कि जो मिलिट्री बेसिस हैं, अगर वो वापस प्रेशर डालते हैं अमेरिका के ऊपर और कहते हैं कि जी आप अपनी मिलिट्री बेसिस को खाली करें, तो सारी जो मिलिट्री बेसिस खाली करने का मतलब ये है कि अमेरिका यकदम पूरे मशरक़ वस्ती में तो जंग नहीं कर सकता है। अगर वो डिप्लोमेटिकली कहते हैं कि जी हम नहीं चाहते कि हम ईरान अमेरिका की जंग में या ईरान इसराइल की जंग में हम अमेरिका के साथ खड़े हों, और अगर गल्फ कंट्रीज कहती हैं कि हम नहीं खड़े होते, तो ये एक चैलेंज बन जाएगा अमेरिका के लिए। अमेरिका की भी वल्नरेबिलिटी है, ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही वल्नरेबल नहीं है, क्योंकि इस सिचुएशन में, इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर गल्फ हैज डिसाइडेड टू स्टैंड विद ईरान। अब वो ईरान के साथ अगर खड़े हैं तो ये मामला मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। सारी की सारी सही है, बेसिस उड़ा के वापस तो नहीं लेके जा सकते, ना उनको अपनी जहाजों पर खड़ा कर सकते। फिर इन दिस केस ये सारी जो चीजें हैं ये शिफ्ट होंगी इंडिया की तरफ, राइट, और जो अमेरिकन बेसिस हैं वो रीलोकेट होंगी टू इंडिया, राइट। अभी लतीफ़ साहब, अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये हैं कि एक तो कतर की फ़ज़ाई हदूद में ईरानी मिसाइल तबाह हुए हैं, यानी कि वहाँ तक भी इनके मिसाइल गए, फिर बहरीन में भी और फिर यूएई में भी। इन 3 जगहों पर अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब क्या इनको सपोर्ट करेंगी ये स्टेट्स? क्योंकि ऑब्वियसली अगर इनकी सरजमीन में ईरान के मिसाइल जा रहे हैं तो क्या सपोर्ट करेंगे, किस तरीके से ईरान को सपोर्ट करेंगे? अगर मिसाइल मजीद आ रहे हैं तो दे आर फाइन विद इट, या फिर अमेरिका का साथ देंगे, या फिर जो मिसाइल आ रहे हैं उनके खिलाफ कहेंगे कि ये क्यों आप इस तरीके से कर रहे हैं यहाँ पर? आबिद साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए जी, बड़ा इंटरेस्टिंग, आपकी मेरी आवाज आ रही है? जी जी, प्लीज कैरी ऑन, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी, देखिए आपका बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, ये जो आपको पता है कि जो इजराइल है उसके ऊपर तो लेयर्ड डिफेंस है, उसके ऊपर एरो मिसाइल्स भी हैं, थर्ड सिस्टम कहते हैं, फिर वो डेविड स्लिंग भी है, और फिर उसके बाद आयरन डोम भी है। तो अब क्योंकि अब ईरान का जो, मैं जैसे बात कर रहा था कि जो ये कन्फ्लिक्ट है ये शुरू होने से पहले ही एस्केलेशन लेवल क्रॉस कर गया था, और अब जो ईरान का ये कदम जिसमें ईरान ने ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पे मिसाइल फाइट किए हैं, ये बहुत सीरियस है जी, क्योंकि अमेरिका इसको अब ये समझेगा कि ये अमेरिका के ऊपर अटैक है। उसकी वजह ये है कि इन सारे ममालिक में अमेरिकन बेसिस हैं, और अमेरिकन बेसिस को के बहुत प्रोटेक्टेड हैं, वहाँ पे भी पैट्रियट, सारी बेसिस पे ऑलमोस्ट पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। लेकिन ये कन्फ्लिक्ट अब बढ़ जाएगा जी, और इसको क्योंकि अब ईरान ये समझता है कि जी वो डायरेक्ट, क्योंकि इजराइल को अगर डैमेज या उससे उस अपने जो एग्रेशन है उसका बदला नहीं ले सकता, तो वो मुल्क जो वो समझता है कि जो अमेरिका की बेसिस हैं, अमेरिका के हलीफ हैं, या इजराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक हैं या रिलेशनशिप है और वाक़या है वो मिडिल ईस्ट के, तो वो समझता है कि वो भी उसके लिए एक टारगेट है जिसको वो हिट कर सकता है, या वहाँ पे कम से कम अमेरिकन इंटरेस्ट को या इजरायली इंटरेस्ट को हिट कर सकता है। तो ये बहुत खतरनाक डेवलपमेंट है जी। और वो जो हम पहले बात कर रहे थे कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये स्पाइरल आउट होता हुआ नजर आ रहा है जी, और ये स्टार्ट से स्पाइरल आउट होता हुआ नजर आ रहा है। मैंने एज ए स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में उसके शुरू में इतनी जो आप कह लीजिए कंक्रीट एविडेंस नहीं होती स्पाइरल आउट होने की जितनी इस कॉन्फ्लिक्ट की है जी। जी आबिद साहब, अब कैसे देखते हैं जिस तरह से आप ये बात कर रहे हैं, क्या वाकई ये जो स्टेट हैं जहां पर ये अमेरिकी फौजी अड्डे हैं वहां पर अगर हमला होता है तो क्या वो स्टेट भी साथ देंगी? जी देखिए,